मजबूर लड़की वालिद साहब की शहर में छोटी सी दुकान थी जिसमें दीगर अशिया के अलावा कुछ स्टेशनरी की चीज़ कलम कापियाँ वगैरह ही रखी हुई थी। दुकान से घर का गुजारा चल रहा था और ये आमदनी का वाहिद जरिया थी। वालिद साहब घर के कफील थे। हम सब बहन भाई इन दिनों ज़ेर तालीम थे। वालिद साहब का मामूल था फजर की नमाज के बाद तिलावत कलाम पाक करते, फिर नाश्ता करके दुकान पर चले जाते और रिज़्क हलाल की उम्मीद पर बैठ जाते। करीब ही लड़कियों का स्कूल था जो छुट्टी के बाद इनसे कुछ न कुछ खरीदने आ जाती थी। वो अक्सर दुकान के सामने से गुजर कर स्कूल जाती। एक रोज़ अब्बाजान ने देखा कि एक लड़की परेशान सी तेज़ तेज़ कदम उठाती जा रही है और उसके पीछे दो आवारा किस्म के लड़के ताक़ुब करते और आवाज़ें कसते चले आ रहे। वालिद साहब से रहा न गया। वो दुकान से बाहर आए और लड़कों को रोक कर बुरा भला कहने लगे। इस पर एक गुस्ताख लड़का बोला, बुजुर्गों, अपनी राह लो। ये आपकी बच्ची तो नहीं है, फिर क्यों बेहाल हो रहे हो? ये सुन कर उनको गैरत आई और जूता उतार कर इसको मारने को लपके तभी सामने वाली दुकान से कुछ लोग आ गए। उन्होंने वालिद साहब को पकड़ लिया और बोले, बट साहब, छोड़िए, इन बदमाशों के मुंह मत लगी। बीच बचाव में वो दोनों बदमाश भाग गए और अबू गुस्से पर बमुश्किल काबू पाके दुकान पर अट गए। कहने लगे, मियाँ इज्जत सब कैसा भी होती है। ये लड़की अक्सर मेरी दुकान से कपाहे वगैरह खरीदती है और बहुत शरीफ बच्ची है, तभी मुझसे बर्दाश्त न हुआ, वरना मैं किसी के मामले में नहीं पड़ता। खैर बात आई गई हो गई। हफ्ता गुजरा था कि वो दोनों आवारा लड़के अपने दो और बदमाश साथियों के हमरा आ गए और दुकान में घुसकर वालिद साहब पर हमला कर दिया। वो कोने में बिछे तख्त पोश पर नमाज पढ़ रहे थे और सजदे में थे। उन्होंने पुश्त से वार किया। चाकू काफी तेज और बड़े पिघल वाला था। उनके दिल तक पहुंच गया और वो पिल भर में खालिक हकीकी से जा मिले। दूसरों के लिए ये भला देने वाला वाकया होगा, लेकिन हमारे लिए तो सानिहा जान था। इस वाक़े ने हमारी बुनियाद में हिला दे। जिस घर का वाहिद कफील चल बसे और बच्चे तालिब इल्म हों, इस घराने की बाद में क्या हालत हो गई होगी। भाई इन दिनों FA में पढ़ रहा था और मैं ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी थी। तालीम और मुलाजमत हासिल करना गोया जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। नौकरी की तलाश में सरगर्दा थी ताकि घर संभाल सकूं। बहुत भागी दौड़ी मगर मुलाजमत ना मिली। महल्ले में जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुले हुए थे, मगर तनख्वाह इतनी कम के स्कूल आने जाने का खर्चा भी पूरा ना होता। तलाश बिस्यार के बावजूद मुलाजमत ना मिली तो घर बैठ बेबसी और स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इस तरह कुछ आमदनी की सबील निकली और 2 वक्त की रोटी दाल के असबाब पैदा हो गए। यह वक्त हमने बड़ी मुश्किल से काटा, यहाँ तक कि भाई सदर ने तालीम मुकम्मल कर ली। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों मेरे वालिद के एक दोस्त दूसरे शहर से आए। जब इनको पता चला कि वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी तज़ियत को हमारे घर आ गए। शेख साहब वालिद साहब के बचपन के दोस्तों में से थे और अब साहब हैसियत हो गए थे। हमारे माली हालात देखकर अफसुर्दा हो गए और भाई को दफ्तर आने को कहा। सद अगले दिन शेख साहब के दफ्तर गया। उन्होंने इसे अपने ऑफिस में मुलाजमत दे दी। उन्हीं दिनों हमारे ताया जान जो बे औलाद थे, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने काफ़ी दौलत और जायदाद बना ली थी। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद से काफ़ी हिस्सा हमको मिल गया। यूं अचानक हमारे हालात सुधर गए। जब घर में खुशहाली आ जाए तो सभी का जी चाहता है कि खुशियां मनाएं। हमारी उम्मी की खुशी ये थी कि भाई की शादी का सिहर अलिफ देखी। उधर हम समद की शादी बारे सोच रहे थे। अलिफादेर वो अपनी पसंद के ख्यालों में खोए हुए थे, मगर बताने से डरते थे क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा न था। मैं अपने भाई से प्यार करती थी और उसकी खुशी मुझको अजीज थी। एक दिन सच से पूछ ही लिया कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं उम्मी को राजी कर लूंगी। तब इसने बताया कि आपा,
एक लड़की जिसका नाम माहम है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। वो मुझे अच्छी लगती है और इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लड़की से बात नहीं की है। यूं तो बातचीत हम करते हैं, मगर शादी बारे बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं मालूम वो रिश्ता कबूल करेगी भी या नहीं। मैंने कहा, आसान तरीका यह है कि हम शेख साहिब को दरमियान में डाल दें। वो बास हैं और हमारे माली हालात भी अब बहुत बेहतर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लड़की वाले इनकार करेंगे। अलबत्ता लड़की का रिश्ता अगर पहले से कहीं तय है तो कुछ मसला हो सकता है। ये मैंने उम्मी से और उन्होंने शेख साहिब से जिक्र किया। वो बोले, लड़की अच्छी है और उसके वालिद से मेरी पुरानी जान पहचान है। आप मेरे साथ चलिए, लड़की देख लीजिए और फिर बात चिल्लाते हैं। उम्मीद है कि रिश्ता मिल जाएगा। शेख साहब ने मुझे और उम्मी को माहम से मिलवाया। वो बहुत अखलाक से मिली और हमको पहली मुलाकात में पसंद आ गई। हम इससे शेख साहब के ऑफिस में मिले थे। बाद में उन्होंने माहम के वालिद से बात की तो उन्होंने अपने घर आने की दावत दे दी। लड़की के वालिदैन और माहम का घराना हमको पसंद आया। अम्मी ने रिश्ते का मामला शेख साहब पर छोड़ दिया। उन्होंने ही लड़की वालों से मजीद बातचीत की और आहा हो गई। इसके बाद माहम ने दफ्तर आना बंद कर दिया और घर बैठ गई। इन लोगों के घर का माहौल हमारे घर की तरह खालिसतना मशरकी था। वो दिन भी आ गया जब माहम दालहुन बनकर हमारे घर आ गए। समन भाई तो मारे खुशी के ज़मीन पर पाँव नहीं धरती थे। उनके ख्वाब की ताबीर उनको मिल गई थी, लेकिन माहम के ख्वाबों बारे कोई नहीं जानता था। शादी का दिन तमाम हुआ। रुखसतियत के बाद हम सब थके हारे रात को जहाँ जिसको जगह मिली पड़कर सोए है। शादी का घर था, दूर के मेहमान भी वापस नहीं जा सकते थे। हमने भैया का कमरा दालहुन की तरह सजा दिया था। शादी की रात समद भाई हजल अरूसी में गए और अपने हाथों से दालहुन का ग्योनिगिट अलिफाटे अलिफ। दुल्हन ने उनके हाथ हटा दिए और ऐसे देखा जैसे वो इस सारे तकल्लुफ से बेजार थक कर चूर हुई बैठी हो। तभी इसने कहा, अब बेशक मुझे शरीक हयात कबूल कर चुके हूँ, लेकिन मैं अब को कबूल नहीं करती। मैं किसी मजबूरी की वजह से यहाँ बैठी हूँ। ये अल्फाज नहीं, अंगारे थे जो मेरे भैया के पुरशौक दिल पर बरस गए। समन भी सोच रहा था कि क्या जवाब दे। माहम ने मजीद गुलफिशानी की। मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन मोहब्बत करना भी मेरे बस की बात नहीं। ये मेरे दिल की मजबूरी है। भाई को अपनी दुल्हन से ऐसी उम्मीद न थी। माहम को दफ्तर में पढ़ चुके थे। वो गलत किस्म की लड़की हरगज नहीं थी। हमेशा लिए दिए रहने वाली, अपने काम से काम रखने वाली और ठीक टाइम से घर पहुंच जाने वाली किस तरह गलत किस्म की हो सकती थी? इसने फिर ऐसा क्यों किया था, वो भी शादी की पहली रात? ऐसी बात करने को तो बड़ा हौसला चाहिए था, और देखने में माहम में इतना हौसला न था कि माँ बाप से बगावत करती। खावन से बगावत तो और भी दिक्कत तलब मरहला था। तुम अगर मुझसे शादी न करना चाहती थी तो माँ बाप से क्यों ना इनकार कर दिया? निकाह के वक्त क्यों कबूल कर लिया? माँ बाप से सख्त एहतजाज किया था और निकाह के वक्त भी कबूल नहीं किया था। मेरी जगह मेरी बहन को बिठा दिया और उसने कबूल किया। नाम लिया गया, मैं तो कमर बंद करके बैठ रही थी, तो तुम्हारे दस्तखत भी किसी और ने किए होंगे? भाई ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। दस्तखत तो वालिद साहब ने डांट डपट कर करवा लिए थे। आखिर तुम्हारे वालिदैन ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और तुमको उनकी इज्जत का ख्याल ना था। ख्याल था तभी तो यहाँ बैठी हूँ। आखिर ऐसे हालात पैदा करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैंने किसी से कलाम पाक पर कसम खाई थी। जानती हो कि ऐसी शादियां दुरुस्त नहीं होती। जानती हूँ, तभी तो हकीकत बता रही हूँ। नई नवीली दुल्हन की बातें सुन कर समझ सोच में पड़ गया। ये कैसा अनोखा मजाक था। एक दाल्हन हजल अरूसी में मौजूद अपनी ज़बान से कह रही थी कि ये निकाह जाली है।
समद भाई सर थामकर बैठ गए। अब क्या करें? उग्रतम राजी न थी तो रुखसत कैसे कबूल कर ली और दुल्हन बनकर 16 सिंगार भी करवा लिए। और कहती हो कि तुमने निकाह कबूल नहीं किया। तुम अक्ल बालिग हो, पढ़ी लिखी हो, रुखसती पर राजी कैसे हो गई? भाई ने इस्तिफसार किया। मैंने बहुत चाहा, वालिद साहब रोने लगे। फिर आपकी बहन आए और अपनी बूढ़ी माँ का वास्ता दिया कि देखो माँ, हम बारात वापस नहीं जाएगी वरना मेरी बेवा माँ ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सकेंगी। उन्होंने अपनी लड़कियों को भी तो ब्याहना है। हमने तो तरीके से रिश्ता मांगा और अब के वालिदैन ने हाँ की। सब कुछ इस मरहले तक तरीके से हुआ है, तो अब एन वक्त पर ये क्या मामला हो गया है? अब चाहे शादी कामयाब हो या नाकाम, बेशक बाद में तलाक ले लेना, लेकिन इस वक्त तो रुखसत होगी। हम बरादरी को क्या जवाब देंगे? सो मेरे पास क्या चारा था सिवाय इसके कि अब तक पहुंचकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दूं। माहम की बातें सुन कर भाई समद का दिमाग पिघलने लगा। उन्होंने एक जुग पूरा पानी का पी लिया, फिर भी उनका गला खुश्क ही रहा। आखिर उन्होंने सवाल कर ही दिया, कौन है वो जिसकी खातिर तुमने इतना कुछ किया है? अभी भैया का फकरा अधूरा था कि इसने फरमाया, ये मैं आपको नहीं बता सकती। बहरहाल है कोई जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था और कलाम पाक पर कसम खाई थी कि हम एक दूसरे के सिवा किसी को कबूल ना करेंगे। वो कॉलेज में मेरा क्लास फेलो था, जो मज़ीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला गया, और मैं वादे के मुताबिक इसका इंतज़ार कर रही थी कि शेख साहब ने वालिद को रिश्ते के लिए कहा और उन्होंने मुझसे बना पहुँच ही हाँ कह दी कि मैं सादतमंद बच्ची जिसका चाल चलन दुरुस्त है, भला क्यों इनकार करूँगी? इनको मुझसे इनकार की तवक्को ना थी। बाद में उन्होंने अपनी ज़ुबान की पासदारी की और यही समझा कि मैं नादान बच्ची हूँ, बिलावजा शादी से घबरा रही हूँ। शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं भी मजबूर हूँ, अपनी किस्म की पासदारी भी करनी है। आप मेरी किस्म की लाज रख ले। कलाम पाक की किस्म बड़ी किस्म होती है, वरना आपकी मर्जी है। इस वक्त तो आप मेरे मालिक बना दिए गए हैं और तकदीर मेरे हाथ में नहीं है। ये कहकर वो रोने ऐसे रोता देखकर भाई नरम पड़ गए। इस घड़ी माहम उनकी मनचाही महबूबा ही नहीं, उनकी बीवी के रूप में उनकी दालहुन थी, लेकिन बकौल उनके एक मजबूरी लड़की भी थी। खादी जाने भाई ने ये रात कैसे छत पर टहल कर गुजारी, क्योंकि दुल्हन का कमरा ऊपर था। हमको इस रात की तंगदामनी का पता न चला, क्योंकि भैया और माहम ने किसी को कुछ न बताया। हसब गिराम सुबह सब तैयार हो गए। कुछ थकन कम हुई तो वलीमे की तैयारी होने लगी। मैं दालहुन के कमरे में गई। आफरीन है माहम के हौसले पर, उसने किसी को शक भी न होने दिया कि वो गुज़िश्ता रात से बस नाम की दालहुन है। हमने इसे वलीमे के लिए दोबारा तैयार किया। बाहर भाई भी अपने दोस्तों में घर गए। वो कुछ बुझे बुझे ज़रूर थे, मगर जल्द ही उन्होंने अपनी इस कैफियत पर काबू पा लिया और मेहमानों से हंस हंस कर बातें करते रहे। हंगाम वलीमा शादी ख़त्म हुआ तो संजीदा सवाल ने मेरे भाई का दामन थाम लिया कि अब क्या कदम उठाया जाए। माँ हमसे उन्होंने पूछा, अब तुम ही बता दो क्या फ़ैसला करना है। कहो तो अभी तलाक दे दो, मगर अपने और तुम्हारे वालिदैन को इस इक़दाम से आगाह करना होगा। इस पर वो खामोश हो गई, कुछ सोचती रही, फिर बोली, अब चंद दिन बतौर मेहमान मुझे अपने घर में रख ले, क्योंकि वालिदैन फौरी तौर पर मुझे कबूल नहीं करेंगे। कहीं और जाकर मैं गैर महफूज हो जाऊंगी। दार अलमान भी जाना नहीं चाहती, तो तुम यहाँ रहकर अपने चाहने वाले से राब्ता करोगी? भाई ने पूछा तो वो कहने लगी, मैं कोई बात अब से छुपा कर न करूंगी। मीर अलिफ एतबार कीजिए, मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगी। तुम आज़ादी चाहती हो तो आज़ाद हो जाओ। तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती हो तो फिर मेरे घर में पड़े रहने का क्या जवाज़ है? आखिर कब तक मैं इस अज़ियत भरी आजमाइश से गुज़रता रहूँगा? वो इल्तिजाएं करने लगी कि बस थोड़े दिन मुझे रहने दे।
मुझे पनाह दे दें। तब भाई समद ने अंकल शेख की नौकरी छोड़ दी और एक दोस्त के पास कराची चले गए। वहाँ उन्होंने दूसरी मुलाजमत इख्तियार कर ली और माहम हमारे घर में ही रहती रही। वो हमारे साथ रहती रही, एक बार भी मैके ना गई। समद भाई पर हमको हैरत ज़रूर होती थी कि नई नवीली दुल्हन को छोड़कर गए तो वापस नहीं लौटे। फ़ोन करते तो कहते मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं है। दरख्वास्त दी है, आजकल में छुट्टी मिल जाएगी। घर वालों को भाई ने अंदर के मामले से अभी तक आगाह ही ना किया था। माँ हम भी हर किसी से अच्छे तरीके से मिलती थी। भाई का फ़ोन आता तो दौड़ कर जाती और बार बार शुक्रिया कहती। घर वालों को शक तक न होने दिया कि वो बतौर मेहमान रह रही हैं। बहरहाल वो जिसका इंतज़ार कर रही थी, उनकी शादी के 4 माह बाद आ गया और 4 माह तक भाई घर ना लौटे, ना ही माँ हम में के गई। वो लम्हा आ गया जिसका मीम हमको इंतज़ार था। एक दिन इसकी एक सहेली आई जिसने कुछ देर तन्हाई में इससे बात की और फिर चली गई। इसका नाम फरा था। इसके कज़िन नौशेरवान से साथ निभाने की माँ हमने इतनी बड़ी कसम खाई थी, अब इसको तोड़ने से लरज़ जाती थी। वो कनाडा से आया था। फरा यही बताने आई थी और नौशेरवान का नंबर देकर गई थी। माँ हमने फ़ोन पर इससे राब्ता किया। जिस वक्त वो बात कर रही थी, मैं बरामदे में फर्श साफ कर रही थी। माँ हम समझी मुलाजमा है, बहरहाल जो भी समझी इसने मेरा कोई नोटिस नहीं लिया। वो फ़ोन पर कह रही थी, नौशेरवान तुमने आने में साल भर देर की, मेरे वालिदैन ने मजबूर करके मुझे समद के साथ ब्याह दिया। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है, मैं मजबूर थी सच बोलने पर। अब तुम आ गए हो, जल्द बताओ मुझे क्या करना है। वो मुझे तलाक देने पर तैयार हैं। मैंने उनको रोका हुआ है, लेकिन हम अभी तक मियाँ बीवी नहीं बने। ये सुआन कर मैं सख्ते में आ गई, मेरे हाथ राग गए। जल्दी से उठकर दूसरे कमरे में गई जहां फोन था। मैंने दासरे सीट का रिसीवर आहिस्ता से उठाया। इसमें एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, तुमने अपने शौहर को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। अब भी अगर वो तुमको माफ कर दे तो तुम तलाक मत लो, क्योंकि बैरून मुल्क मुस्तकिल रहाइश हासिल करने के चक्कर में कुछ ऐसे हालात में घर गया हो कि तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, लिहाजा मुझ पर भी किस्म तोड़ने का गुनाह नहीं है। हम दोनों कफ़ारा अदा कर सकते हैं। तुम किस्म नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन तलाक लेना भी नापसंदीदा अमर है। अल्लाह ताला हम दोनों को मुआफ़ करे। दाखी ना होना। मैं तुमको तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और जैसा कि फरा ने मुझे आकर बताया है, तुम बेहतरीन लोगों में रह रही हो और तुम्हारा शौहर भी आला ज़र्फ़ इंसान है, वरना इस बातें जानकर कौन एक दिन भी अपने घर रहने देता है। कोई और होता तो घर में पनाह देने की बजाय इस वक्त चलता करता। तो क्या तुम इस आजमाइश से भी नहीं समझी हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितने बेहतरीन शख्स को भेजा है, जिसको तुम छोड़कर गलती कर रही हो, जबकि तुमको मालूम भी नहीं कि वहाँ मैं कैसे हालात में फंस गया हूँ। बस सोच लो कि जोड़े अल्लाह ताला बनाता है और इसमें कुछ मसलहतें होती हैं। तुम हालात से समझौता कर लो। कनाडा मुझे जल्दी वापस जाना है। महम ने फ़ोन रख दिया और रोने लगी। वो घुटनों में सर देकर ज़मीन पर बैठ गई थी। इसको रोता पाकर मेरा दिल भर आया। बेशक वो मजबूर और सच्ची थी, मगर शादीशुदा थी। मैं उसके पास गई, इसे समझाने लगी, माँ हम रो मत, देखो कुछ अच्छी सूरत निकल आएगी। तुम्हारी नीयत अच्छी होगी तो समर भी अच्छा मिलेगा। अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं। जितने दिन से वो हमारे घर में थी, बहुत तमीज़ और अखलाक से रही थी। अम्मी का अदब करती थी और हमारे घर में प्यार से रहती थी। हमको भी उसके साथ उनसियत हो गई थी। 4 माह में उसने इस घर के दर व दीवार को अपने लिए एक महफूज पनाहगाह तस्वुर कर लिया था, और यह हकीकत भी थी कि इस घर की 4 दीवारी में इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त भर मकाम मौजूद था। वो इस घर की बहू थी।
लेकिन अब इसकी हालत बुरी थी, ये आखिरी ठिकाना भी आर्जी था। वालिदैन ने तो रुखसत करते वक्त के दिया था कि अब खावंद के घर के अलावा तुम्हारा कोई घर नहीं है। मैंने इसको तसल्ली दी और बता दिया कि मैंने तुम्हारी और नौशरवान की गुफ्तगू सुन ली है। इसके बाद माहम ने भी मुझे सारा हाल बता दिया, जवाब तक हमसे छुपा हुआ था। अम्मी ने समद भाई को फ़ोन करके फ़ौरन आने को कहा, मामला खुल चुका था। आफरीन है मेरे भाई के हौसले की। उन्होंने फिर भी माहम को इख्तियार बख्श दिया। चाहो तो तलाक लो, नहीं चाहते तो ये तुम्हारा घर है, उम्र भर यहाँ रह सकती हो, बशर्ते कभी मुझसे झूठ मत बोलना और दिल से मुझे अपना शौहर तस्लीम करना होगा। अगर कबूल के अल्फाज नहीं कहे तो दोबारा कहे जा सकते हैं। दोनों बातें माहम भाभी ने कबूल कर लें और भाई ने इस मजबूर को फिर अपने घर से नहीं निकाला। आज भी वो हमारी भाभी है। इनको हमसे वैसा ही प्यार है जैसा हमको उनसे है, क्योंकि इनमें वो सारी खूबियां हैं जो अच्छी ख्वातीन में होती हैं। शुक्र है खादी ने हमको उन जालिमों में शामिल होने से बचा लिया, और हम ऐसे लोगों में से नहीं थे जो सच बोलने की सज़ा भाभी को देकर उम्र भर के लिए उनको बर्बाद होने देते।